कहते हैं ना कि किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती है। जितनी पढ़नी है पढ़िए, बहुत जानकारी मिलेगी, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन अगर सब कुछ आप किताबें पढ़कर ही समझ जाएं, सीख जाएं, तो फिर स्कूल कॉलेज जाने की ज़रूरत क्या है। जी हाँ, जानकारी मिल सकती है, लेकिन अगर ज्ञान लेना हो तो आपको ज़रूरत पड़ती है गुरु की। और वो भी ऐसे गुरु जिन्होंने न सिर्फ अपनी अच्छी खासी पढ़ाई की है, बल्कि पूरा अनुभव आपके सामने वो रखते कि उन्होंने क्या सीखा है, कैसे सीखा है, और उनकी जो कुछ भी सीख है उनसे आप कैसे सीखें। जी हाँ, इक्विटी गुरुकुल में हम हर हफ्ते आपको मिलवाते हैं ऐसे ही कुछ खास गुरुओं से जिन्होंने वाकई में बाजार में काफ़ी कुछ सीखा है और वो सीखकर आपको सिखाने के लिए तैयार है। और हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन और जॉइंट फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब। रामदेव सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इक्विटी गुरुकुल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये वाकई में ऐसी पाठशाला है हमारी जहाँ पर मैं नाम लेता हूँ कि हम दर्शकों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि बाजार के गुरुओं से आपको क्या सीखना चाहिए। लेकिन एक्चुअली और स्पेशली आपके साथ जब हूँ तो एक्चुअली मैं खुद सीखने आया हूँ कि आपसे जब जितनी बार मिलता हूँ मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। 40 साल आपको होंगे मेरे ख्याल से। 1980 से शुरुआत की थी आपने? 1980 से। और जितने गुरुओं का अब तक मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ उसमें सबसे बड़े आप हैं जिन्हें 40 साल इस बाजार में हो गए। 40 साल बाजार में रहने के बाद कभी बोर नहीं होते आप? यही एक पैशन है और उस पैशन का एक्चुअल में सबसे लकी मैं हूँ क्योंकि मेरा पैशन मेरा प्रोफेशन बन गया। तो मतलब 24/7 भी स्टॉक मार्केट का एक्चुअली मैं मोती को बोलते रहता हूँ कि बॉस ये सब थोड़ा मीटिंग और कम कर, मेरा थोड़ा मतलब डेटा और इसके ऊपर काम करने दे। यू नो आई स्टिल वांट टू रीड द बैलेंस शीट, आई स्टिल मतलब अभी भी मैं चाहता हूँ कि कोई नया ट्रेंड पकड़ें, नया कोई पुस्तक से कोई नए तरीके से कंपनी देखने की ये करें। क्योंकि शेयर बाजार एक अथाह है, मतलब यानी जिसको दिखता है उसको दिखता है। वही कंपनी किसी दिखती है, किसी नहीं दिखती है। यू नो इन्फोसिस किसी को दिख गया तो 94 में जैसे संजय भट्टाचार्य अपने थे वो उनको बिल्कुल 94-95 में वो जापान से होके आया तो उनको 100 करोड़ में वो कंपनी दिख गई जो अब लाखों करोड़ की हो गई है ना। उनको उस समय समझ में आ गया इसका फ्यूचर बहुत भयंकर है, तो वो अभी तक लेके बैठे हैं 20-30 साल तक। और जैसे मेरे को 95-96 में HDFC बैंक का समझ में आ गया कि ये बहुत बड़ा बैंक बनने वाला है और उसी कारण से उसमें से हमने काफ़ी पैसे कमाए। तो क्या होता है कि इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू कैन सी, मतलब बाजार में क्या दिख सकता है आपको और फिर आपको उसमें कन्विक्शन आ जाए और फिर पेशेंस कि भाई अच्छा ये पेशेंस जो धीरे धीरे डेवलप होता है। शुरू में जब हम चालू किए 87 में तो लाइक भैया खरीदे 30 रुपये 35 रुपये में 50 रुपये भाव गए, बहुत हो गया। 10 बाजार नखेगा डबल से पूछने का नहीं कौन सी कंपनी खरीदे क्या खरीदे। अब वो धीरे धीरे जो है ना वो समझ में आया कि हमने बहुत पहले बेच दिए, वही 100 गुना हो गया, 200 गुना हो गया। तो फिर धीरे धीरे और जैसे एक्चुअल में मेरा गुरु मिला 94 मतलब 87 से 94 तक एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और बहुत पैशनेट होके मैं मतलब बैलेंस शीट पढ़ता था और समझता था। थोड़ी बहुत वैल्यू समझ में आती थी उसमें क्लियरली कि ये 100 का चीज़ मेरे को 50 मिल रहा है, 30 में मिल रहा है, लेकिन क्वालिटी कुछ नहीं मालूम था। मतलब सब प्रमोटर कैसे हैं, कंपनी क्वालिटी कुछ पता नहीं। EPS P देखे सस्ता दिख रहा है, बुकिश नॉलेज हाँ, बहुत बुकिश नॉलेज था और खोजते थे। और उसमें क्या था उतना अच्छा सर्च नहीं था, डिजिटल नहीं था, सर्च बहुत पुअर था। और आप यदि बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं फिजिकली उठा के तो भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ऐसी वाली बात थी टिल अबाउट 94। फिर हमको बफेट साहब का इंट्रोडक्शन हुआ, मतलब उसके बैलेंस शीट मिला, पढ़े हमने, तब जाके आंखें खुली कि भाई आपको भी गुरु चाहिए। तो वो जो गुरु मिले वो गुरु दक्षिणा जो हुआ उसमें बहुत फ़ायदा हुआ। उसमें हमको एकदम क्लियर रास्ता मिल गया और उनके पीछे पीछे पद चिन्हों पे चलते चलते वो अमेरिका में चल रहे थे, हम यहाँ पर अपने देश में चल रहे हैं। बिल्कुल। और मैं हमारे दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वाकई में स्टॉक मार्केट में गुरु की ज़रूरत है, आपको इधर उधर कहीं घूमने फिरने ढूंढने की ज़रूरत नहीं, आपके सामने है। और हर साल जो नहीं बफेट साहब है ना, बफेट साहब है ही है, लेकिन हमारे लिए हिंदुस्तान में आप बफेट है। और सबसे बड़ी बात आपकी हर साल जो वेल्थ क्रिएशन स्टडीज़ आती है वो रिपोर्ट्स लाजवाब होती है। और मैं उसको एक बार नहीं, कई बार मैं 2 बार 3 बार पढ़ता हूँ, तब जाके मुझे पूरा उसका ज्ञान आत्मसात होता है। लेकिन एक चीज़ जो आपकी पूरी अब तक की यात्रा में मुझे समझ में आती है, जो मैं हमारे दर्शकों को सिखाना समझाना चाहता हूँ, 40 साल, ये पैसे 40 साल में क्या इस वजह से बने आपके कि आप 40 साल तक बाजार में रहे, या फिर हर बार आपने ये कोशिश की कि
कब मुझे खरीदना है, कब मुझे बेचना है? अरे इसमें तो मैंने 1 मिनट भी खराब नहीं किया। पता नहीं कहाँ समझ में आ गया था कि एक तो पहली बात क्या, देखिए आदमी का स्टार्ट कहाँ, एक तो हम तो सुपर ज़ीरो है चालू करने में, मतलब शुरू में कुछ नहीं था तो हमको पूरा सीखना था। घर में फार्मिंग थी तो वहाँ पर से कोई ऐसा पुरखौती, हमको कोई नॉलेज नहीं था स्टॉक मार्केट का, कोई बैलेंस नहीं आता था घर में, कोई बिजनेस का बातचीत नहीं होता था, सो एकदम कोरा था। अच्छा, पूरा एकदम कोई माइंड में किसान और खेती वाला मामला। हाँ एकदम। अच्छा। तो अपने यहाँ मुंबई में आया, पहली बार ऑडिट वर्क किए तो मानो पड़ा सेंचुरी में समझ में आया, प्रीमियर ऑटोमोबाइल में समझ में आया कि इसके शेयर भी चलते हैं, वहाँ के फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले लगे हुए थे काम पे, तो धीरे धीरे समझ में आते गया। फिर वो सीए में बैलेंस शीट पढ़ो ना जी, तो समझ में आता। तो क्या है कि आप जीरो से चालू करो ना तो एक बहुत उसका एक अलग तजुर्बा है। हर चीज़ सीखना है आपको, हर चीज़ सीखना है कि मतलब बैलेंस शीट कहाँ से लाना उसको भी सीखने का है, बैलेंस शीट को पढ़ना कैसे, उसको इंटरप्रेट कैसे करना और उसके बेसिस पे कितना खरीदना। अच्छा, पैसे आपका है नहीं, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, तो आप कितना बड़ा ज्ञान ले आओ, लेकिन आपके पास स्टार्टिंग कैपिटल नहीं है तो आप कहाँ तक आगे बढ़ोगे। तो उसी कारण से आपको समय ज़्यादा लग जाता है। और उस समय था शायद गरीबी भी बहुत ज़्यादा थी कि मतलब सैलरी भी कितना मिलता था, 1-2 लाख रुपया साल का मिलता था, तो बचेगा कितना, 25-50 रुपया। अभी तो अच्छे बच्चों को 25-50 लाख रुपए स्टार्टिंग मिलती है। राइट। तो यदि वही उम्र में 25-27 साल की उम्र में जो ब्राइट बच्चे हैं जिनको शेयर बाजार में करियर बनाना है, वो तो पहले साल ही 10 लाख रुपए रहेगा उनके पास में, जो हमारे पास 10 लाख रुपए 5 साल के कमाई करने के बाद आया होगा। तो एक तो मतलब आप कितने पैसे से चालू करते हो और उसके ऊपर कितना आप मेहनत करते हो। मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है शुरू में, मतलब बेतोड़ मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि आपको कुछ भी नहीं मालूम है। और सीखते कैसे हो आप, जैसे जैसे आपको मार पड़ती है, समझे ना, मार पड़ने सीखते हो और जो बढ़ता है जहाँ सही होते हो वहाँ पर डबल ट्रिपल भी होता है, तो उससे आपको एक लालच भी बढ़ती है, डर भी आता है, लालच भी आती है। और वो फिर वो डर, अच्छा क्या होता है, जैसे जैसे आपको कॉर्पस बढ़ते गया, आपका पोर्टफोलियो बढ़ते गया, अब जैसे हजारों करोड़ हम चला रहे हैं तो इसमें लॉस भी मतलब छोटा सा लॉस भी 200-400 करोड़ रुपये हो जाता है। अब उस समय छोटा पैसा मतलब लाख रुपए में लॉस भी हो तो क्या 2-4-5 हज़ार रुपये का लॉस होता था। तो क्या है, जैसे जैसे तो अब क्या है, अब लॉस करने की हिम्मत खत्म होती जा रही है क्योंकि अब लॉस का साइज बड़ा होता है। तो अब हम ऐसे देख रहे हैं कि एकदम फुल लॉस मत हो। यदि लॉस नहीं लेंगे आप तो प्रॉफिट भी थोड़ा कम ही होगा। करेक्ट। कहीं कहीं आप रिस्क कम लेंगे तो रिटर्न भी कम आएंगे। हाँ, थोड़ा सा कम होगा। सो लेकिन क्या है कि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो अभी हम सीख ही रहे हैं, अभी मिस्टेक्स होते जाते हैं कि मतलब कहाँ नहीं जाने का। अच्छा, क्या नहीं खरीदना, क्या नहीं खरीदना है, क्या नहीं करने का, है ना। सो जैसे मैनेजमेंट विथ बैड इंटीग्रिटी, मतलब जो बदमाश मैनेजमेंट है, पहले मैं लगता था यार ये धंधा कर लिया, पैसा कमा लिया तो पी मल्टीपल थोड़ा कम ज़्यादा रहेगा लेकिन अपन जीतेंगे उसमें करके, ऐसा मेरा समझ था। लेकिन आखिरी में अब समझ में आ रहा है जो इस बार का वेल्थ कि भाई बदमाशों के साथ आपका उद्धार नहीं है। अच्छा, कहीं कहीं ले आकर गड्ढे में डालेंगे उनको। तो ये अब वो उसको भी प्रैक्टिस करना अपने आप में मतलब है ना, टाइम लगता है। तो ये एक तो ये था। दूसरा ये कि ये बाजार का टाइम जो ये जो बाजार ऊपर नीचे होता है, सबसे बड़ा मिराज है। ये चीज़ मैं आपसे समझना चाहता हूँ क्योंकि आपने 40 साल में क्या देखा, बहुत ऊपर भी हुआ होगा, बहुत नीचे भी हुआ होगा। एक अच्छा क्या था कि 2000 तक जो है ना इतना इंडेक्स आई नहीं, इतना तो कैलकुलेशन पॉसिबल था। मैं मेरे ख्याल से 2002-2003 तक तो मतलब ये आपका पोर्टफोलियो कितना बढ़ा और बाजार कितना बढ़ा घटा एक मालूम ही नहीं पड़ता था क्योंकि एक जगह पोर्टफोलियो होता ही था और बिखरा हुआ था। यहाँ पर 10 शेयर, यहाँ 100 शेयर, यहाँ पर 200 शेयर, 100-200 कंपनी होती है। 95-96 में पहली बार मैं अपना खुद का पोर्टफोलियो 225 कंपनी से कम करके 15 या 16 कंपनी किया। 225 कंपनी? हाँ, आपके पोर्टफोलियो में? हाँ, उसको मैंने कम करके 15 किया, समझे ना, एकदम क्लीन करके। तो एटलीस्ट एक जगह वैल्यूएशन आने लगा। दूसरा ये कि उस समय रोज डायनेमिक वैल्यूएशन नहीं आता था। राइट। आपको फिजिकली जाके शीट में पैसा मतलब हाँ, बहुत मेहनत का काम होता था वो। हाँ, मेहनत का काम होता तो मिलता नहीं था, तो यू आर नॉट बॉदर्ड। लेकिन वो बहुत जरूरी था, वो पॉजिटिव था कि भाई आप इतना ज़्यादा चिंता मत कर अपने पोर्टफोलियो वैल्यूएशन कि बाजार इतना बढ़ गया, मैं कहाँ रह गया, यू नो। सो बाजार की चिंता मत करो, अपने पोर्टफोलियो की चिंता करो कि भाई आप कंपनी कैसी खरीद रहे हो, क्या भाव में खरीद रहे हो, उसकी चिंता ज़्यादा करो। और उसका क्या बाजार आपको, आप जितना मेहनत किए ना उससे ज़्यादा मेहनत मिलेगा, उतना उससे ज़्यादा फल मिलता है। अच्छा। हाँ, आप यदि मेहनत से यदि कोई सही चीज़ खरीदे हो, अच्छी कंपनी रिजनेबल प्राइस में खरीदे हो और यदि कंपनी ग्रो हो रही है 15-20% से, आपको 25-30% रिटर्न। लेकिन खरीदे कब, ये भी तो बड़ा सवाल है। जिस दिन आपको समझ में आ गया उस दिन खरीदो आप।
भाई हर कंपनी अलग अलग स्टेजेस में है। ऐसा नहीं कि सब कंपनी टॉप में है और सब कंपनी बॉटम में, ऐसा तो नहीं होता। भाई आज यदि इन्फोसिस, TCS बहुत बड़े हो गए हैं तो बहुत छोटी कंपनीज भी चालू हो रही हैं। आज यदि मान लो HDFC बैंक, कोटक बैंक सब लाखों करोड़ के हो गए हैं, 5-5, 7-7, 8-8 लाख करोड़ हो गए, तो छोटे बैंक भी चालू हो रहे हैं। एकदम ब्रांड न्यू लाइसेंस अभी 1-2 साल पहले भी मिला हुआ है, जो अभी जस्ट देयर ओपनिंग डोर्स, अभी तो ब्रेक इवन नहीं हुए हैं या ब्रेक इवन हो गए तो 1500, 200, 500 करोड़ कमा रहे हैं। तो ऐसे नए बैंक भी हैं। तो आपको ये देखने का है आपको कौन सा बैंक लगता है कि यहाँ से 10, 20, 25 गुना हो सकता है। और जिस दिन वो समझ में आ जाए कि भाई आपकी जो थ्योरी डेवलप होनी चाहिए ना कि भाई कहाँ पर आपको लगता है कि पैसे बनने वाले हैं। करेक्ट, समझे ना। और कौन कमाने वाला है, आप आंख में देख के देखो कि भाई कौन कंपनी कमाने वाला है। यदि कंपनी 10 अगले 10-15 साल 20 साल में यदि 10 गुना कमाया, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता कि आपका 10 गुना पैसा ना हो। या तो 8 गुना होगा या 12-15 गुना होगा, कई बार 20-30 गुना भी आता है। तो हमें ये सिंपल है, आपको जितना स्पीड से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा अंडरलाइंग कंपनी का, उतना स्पीड से आपको रिटर्न आएगा। तो बाजार की चिंता ही मत करो आप अपनी कंपनी की चिंता करो, क्योंकि बाजार बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा है, बहुत सारे नॉइज आते हैं। आज ट्रम्प का ये कर दिया, चाइना ने ये कर दिया, उसने कर दिया, उसने कर दिया, उसकी चिंता मत करो, उसमें हम पागल ही रहेंगे। हम ये देखें हमारे पोर्टफोलियो में 15-20 कंपनी जो है या नई एक कंपनी लानी है, वो उसमें ज़्यादा मेहनत करें। एक जो चीज़ मैंने आपसे सीखी और कई बार मैंने ऑब्जर्व की, कई बार जब आप इंटरव्यू के लिए आते हैं तो इंटरव्यू के पहले या बाद, अच्छा आज बाजार कितना है, कैसा है, या कितना निफ्टी आजकल कितना चल रहा है, ये आपको पता ही नहीं होता। तो अभी मेरे पता नहीं है। आप एक तरफ अप्रॉक्सीमेटली मेरा मालूम है। एक तरफ आप है ना 24/7 मार्केट को जीते हो, और दूसरी तरफ इंडेक्स देखते ही नहीं। ये दोनों में ऐसा मतलब कैसे कर सकते हैं? मतलब यहाँ तो हमारे लोग ऐसे हैं, सारे दर्शक, वो रात को डाउ को सुलाने के बाद सोएंगे और सुबह उठकर निक्के को उठाएंगे, भाई चलो मार्केट खुल। तो आप ऐसे कैसे मैनेज करते हैं? नहीं भाई, मेरे पास जो है, मेरे पास जो कंपनी है वो कंपनी को मेरे को देखने का है। भाई मेरे पोर्टफोलियो में जो है, मेरा पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है। मेरे पास 20-22 कंपनी होती है, उससे ज़्यादा होती नहीं। वो 20-22 कंपनी मेरा उधार करने वाली है। बाकी दुनिया में अच्छा बाजार मान लो 1000 कंपनी, तो वो 980 कंपनी तो मैं शॉर्ट हूँ या मेरे पास नहीं है। वो 980 में दिवाली दशहरा होता है तो मेरा क्या फ़ायदा? राइट। तो इंडेक्स से डायरेक्शन पक्का मालूम पड़ता है कि बाजार अच्छा है खराब है करके, लेकिन वो मतलब वो उसका खुशी मना के बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। आप अपने पोर्टफोलियो पे ध्यान रखिए और आप अपना अच्छा पोर्टफोलियो करेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा होता रहता है। पोर्टफोलियो में जनरली आप जो फोकस करते हैं वो सबसे ज़्यादा क्वालिटी पर। एक चीज़ आपने कहा कि अगर मैनेजमेंट की क्वालिटी खराब है तो अच्छा बिजनेस और अच्छा मैनेजमेंट, मतलब क्वालिटी अच्छा बिजनेस और अच्छा मैनेजमेंट, ये तो हो गया ना। मैं तो बोलता हूँ एक्चुअली में कई बार तो भाव भी नहीं रखो ना तो भी सही रहता है। मतलब 90% काम हो गया आपका, ये दोनों सही है ना। अच्छा मैनेजमेंट और अच्छा बिजनेस, ये दोनों हो गए ना। और 10 साल तक अच्छे रहे या 20 साल तक, अच्छा जनरली अच्छा ही रहता है, खराब नहीं होते। तो यदि वो अच्छे रहे, है ना, तो आपके पैसे तो बनेंगे। अब 5% से बना, 10%, 20% से बना, वो उस कंपनी के ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है और क्या भाव में खरीदे उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझे ना। तो यदि अच्छा कंपनी, अच्छा मैनेजमेंट, थोड़ा रीजनेबल प्राइस, कोई भी चीज़ आप खरीदे जा रहे हैं, इन्वेस्टिंग है, रीजनेबल प्राइस में खरीदे। ऐसे बहुत सस्ता भी खरीदने की जरूरत नहीं। कभी मिल गया बहुत सस्ता तो आपकी किस्मत की बात है। 40 साल में कम से कम आपको कितनी बार सस्ता मिला होगा? मार्केट ने 50, 70% के करेक्शन कितनी बार दिया आपके करियर में? भाई हमारे तो कितने बार पिटाई हुई ना। जैसे 0 टू मतलब हम 90 में चालू किए 1 करोड़ था, 90 में 0 था, एक आध 2 लाख था। वो बढ़ के जो है 92 में हर्षद मेहता बुलन में 30 करोड़ हो गया। 30 का 10 वाला जो है बढ़ के 2000 में 100 वाला वापस 30। अच्छा, क्रैश में 70% नीचे। हाँ, फिर 30 से 550 2008 में, और 550 से 250। वो 250 वाला भी जो है ना 16-17 तक पहुंच गया। तो ये आपके पैसे तो सीधे स्ट्रेट लाइन में बन ही नहीं सकते। यदि कोई आगे ये बोलता है तो उससे बड़ा झूठेला कोई मिलेगा नहीं। आप जान कर लो। ठीक बात। हालांकि मैं चाहता हूं कि मेरे को बिना खरोच आए, ड्रॉ डाउन बिल्कुल ना हो, वैसा ऐसा सपाट चलते रहे ऊपर 45 की डिग्री में, वो नहीं हो सकता है। वो हो ही नहीं सकता है। तो लेकिन जब इतना तेजी से गिरे, करेक्शन दिखे, तो क्या वाकई में उस वक्त हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को खरीदने की हिम्मत, ताकत रहती है क्या? और नहीं है तो उस समय कैसे जुटाएं वो ताकत? नहीं, खरीदने की बात नहीं है। देखिए आपके पास पोर्टफोलियो हमेशा रहता है। हाँ, मतलब हमारा तो 100% रहता है।
हमको कैश जब में भी- होते ही नहीं आप। कैश में होते ही नहीं, या तो कोई कहीं से कैश आया डिविडेंड वगैरह आ जाए 10-20 करोड़ का, तो उसमें आप खरीद लो, और या फिर कुछ पुराना जिसमें कुछ ज़्यादा पैसा बन गया है या हमको बेचने का है, खराब है कोई कारण से, उसमें स्विच करने का है, तभी जाके हमको वो नए स्टॉक के लिए जगह बनता है। तो एक बार पोर्टफोलियो बना दो और फिर नया उसको- ढूंढते रहो हाँ, स्टॉक। अच्छा बाजार बहुत गया तो दुखी तो हम भी होते हैं ना, ऐसे थोड़ी दुखी नहीं होंगे, लेकिन दुख सहना ही पड़ता है, हम्म, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। बिल्कुल। लेकिन बेचने का डिसीजन आप कब और कैसे लेते हैं? बेचने का भी क्या है, ऑटोमेटिक टाइप का, इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन हो जाए। दूसरा एक एक्चुअली मेरा ज़्यादा बेचने का डिसीजन होता है नया आइडिया आता तब, अच्छा। क्योंकि देखिए पैसे तो है नहीं हमारे पास, पैसे तो वही जो है वो है, पुराने जो चल रहे हैं वो, है ना। आज के दिन में यदि आप बोलोगे, मतलब आप जैसे रेलवे कोई, देखिए आइडिया कहाँ और कब आएगा कुछ मालूम नहीं पड़ता है। जैसे आप एयरपोर्ट में बैठे हो या कोई पार्टी में गए हो, कोई पिकनिक कहीं पर हॉलीडेज में गए हो, कोई आदमी मिल के बाजू में बैठता है, वो कहानी समझाता है, समझ में आता है, समझे ना। अब वो कोई इवन अब वो कहानी समझ में आ गई है, बहुत हमको लगता है यहाँ तो QGLP चारों है, हाँ, साक्षात है भगवान का, समझे ना। वो मतलब चल के आता है आइडिया, अब वो हो गया, अभी अब खरीदने का है, और खरीदने का तो कैसे खरीदेंगे, तो करो जगह बनाओ फिर, तो क्या, या तो फिर ट्रिम करो पूरा पूरा, या कोई ज़्यादा बहुत सक्सेसफुल हो गया हो, जो 5% खरीदे थे 7-8% हो गए, तो उसको चलो भाई आधा % निकाल दो वहाँ से, हाँ, ठीक। या कोई यार ये 25वां कंपनी हो रहा है, इसको निकालो दूसरा लेके आओ, इस टाइप का। सो कोई कारण से आई हैव टू क्रिएट अ स्पेस एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में, और उसी कारण से सेल होते हैं। तो सेल होते दो कारण से, या नहीं चल रहा है इसके लिए, बहुत ख़राब हो गया है, मतलब जो हमारा एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं आ रहा हो। दूसरा ये कि कुछ बहुत ज़्यादा चल गया हो तो उसका डिस्प्रोपोर्शनेट साइज़ हो गया हो, तो उसमें से भी थोड़ा सा हम प्रॉफिट बुक कर लें, इस टाइप का। हाँ, अच्छा, आपने जो QGLP स्टडी बताई, क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जिविटी और प्राइस, तो इन 4 फैक्टर्स को अगर रिटेल इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में उतारना है, तो क्या उसके लिए आसान काम है? एकदम आसान है, एकदम आसान है, एकदम आसान है, एकदम आसान है, एकदम नेचुरल है। ये कोई बहुत थीटा गामा बीटा कुछ अल्फा बीटा जैसा नहीं, कुछ नहीं। अच्छा कंपनी, अच्छा मैनेजमेंट, समझे ना, ये हो गया आपको क्यू। ग्रोथ होना चाहिए, क्योंकि बिना ग्रोथ के बराबर बिजनेस तो बढ़ेगा तो ही फायदा है ना, ग्रोथ। फिर लंबे का ग्रोथ का सोचो आप। अभी क्या है, जो शॉर्ट टर्म जो ग्रोथ है ना, वो सबको समझ में आ रहा है, अगले साल 2 साल का, तो हाँ, तो ये बाजार में अभी बहुत वैल्यूएशन है शॉर्ट टर्म ग्रोथ का। तो आपको यदि मान लो 20 साल का यदि आपका ग्रोथ का कॉल है, 10 साल का कॉल है, तो वो आपको जो कहानी जो है वो आपको बहुत रिवॉर्डिंग रहेगा। सो अच्छा, बाजार जो है जहाँ समझ में आता है, जैसे आज DMart का 100 का P है, किस बात के लिए? इसके लिए नहीं कि इस साल 50% ग्रोथ होने वाला है, अगले साल 25% ग्रोथ होने वाला है, इसके लिए कि ऐसा बाजार की समझ है कि अगले 10-15 साल तक 30-35% से उसका ग्रोथ होते रहेगा। ठीक तो, बात है। हाँ, तो लेकिन ये आपकी समझ है कि आपको जो बाजार की समझ, बाजार जो बोल रही है वो बात में आपको विश्वास है कि नहीं, और या आपको उससे ज़्यादा विश्वास है। कई जगह क्या होता है, बाजार को लगता है कि ये कंपनी में दम नहीं है, या 5% ग्रोथ होगा, 10% ग्रोथ, लेकिन आपको समझ है कि ये कंपनी कोई कारण से ये 15 से 20-30% ग्रोथ होगी, और बड़े प्रेम से 10-15 साल तक ग्रोथ होगी। तो एक तो क्वालिटी होगा, क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज़ करो ही मत आप। हाँ, खराब तो कुछ लेना ही नहीं, खराब तो कुछ लेना ही नहीं, घर ही लेके आओ, आप सोने चले जाओ, छुट्टी में चले जाओ, पैसे कैश में रखो, लेकिन खराब कंपनी लाने के घर। एक चीज़ मैं ये समझ लिया। दूसरा ये कि ग्रोइंग कंपनी लेके आओ, अच्छी लेकिन ग्रोइंग कंपनी, जिसमें ग्रोथ का प्रॉस्पेक्ट हो। जैसे नए बैंक्स हैं, तो उनके ग्रोथ का तो अथाह है ना, तो मतलब बैंकिंग इटसेल्फ 15% से ग्रो होता है, और यदि आप 0% मार्केट शेयर से चालू करोगे, तो जैसे SBI 20-22% पूरे बैंकिंग का है, यदि आप अभी चालू करोगे, यदि आपको 25,000 करोड़ भी आपका बुक में रहेगा, तो भी वो 0.1% में नहीं बनता है। तो मतलब आपको बहुत जगह यदि आप सक्सेसफुल होने है ना, तो आपको ग्रोथ का प्रॉस्पेक्ट होना चाहिए, और उसमें आप में कैपेबिलिटी होना चाहिए कंपनी में कि भाई वो ग्रो कर सके। सो आपका हो गया Q और G, और लंबे की बात करी थी लॉन्जिविटी का, वो तो जितना लंबा रखोगे उतने ज़्यादा पैसे, और फिर ये सब के लिए आप पैसे रीजनेबल भरो। ऐसे उल्टे सीधे दाम में मतलब लेने से हो सकता है तकलीफ हो जाए। ज़्यादातर हमने देखा है बहुत महंगा, पॉपुलैरिटी और परफॉर्मेंस एक साथ नहीं आता है। यस, बहुत पॉपुलर कंपनी में मतलब ना पूरा भाव होगा, समझ लो आप, कुछ बचा ही नहीं है, वो मालिक को नहीं मालूम कि क्यों है ये भाव है। ठीक, जब मालिक को नहीं समझ में आता कि क्यों है ये भाव ना, तभी थोड़ा समझ के खरीदने का। लेकिन एक चीज़ है, जब आप क्वालिटी की बात करते हैं, तो क्या ये समझना ठीक है कि अगर आपने क्वालिटी
प्राइस के साथ आती है। हाँ। सस्ता लेंगे तो क्वालिटी नहीं होगी। तो अगर ऐसा नहीं, गलती ऐसा से, नहीं, ये गलत बात है। अच्छा, यही तो विजडम है कि आपको क्वालिटी देखो, हाँ, और रिजनेबल दाम में खरीदो। अब जैसे देखिए HDFC लाइफ, मैं मतलब एक एक कंपनी का बता रहा हूँ जो मेरा तजुर्बा है उसके हिसाब से, या भारतीय टेली 2003 में, तो क्वालिटी तो था ना भाई, कि मतलब सबसे नंबर 1 कंपनी था वायरलेस में, और लीडर था, और पूरे कंट्री में टेलीफोन ही था। क्वार्टरली ग्रोथ 100% था। अब इस टाइप की सिचुएशन में आपको 5,000 करोड़ में पूरी कंपनी मिलती थी, 25 रुपये भाव था, और 2,000 करोड़ का मार्केट इक्विटी था, 5,000 करोड़ में पूरी कंपनी मिलती थी। अगले 5 साल में कंपनी ने कमाया 30,000 करोड़ रुपये। माय गॉड। और शेयर का दाम क्या हो गया, 50 गुना बढ़ गया। तो ये जो कहीं कहीं दिखता है। अच्छा, हर चीज़ हर आदमी नहीं दिखेगा। आप यही किस्मत में रहो कि साल में एक आध पुछल तारे दिखते रहे आपको। ठीक बात है। मतलब आपका फ्रेमवर्क तो सेट होना चाहिए। आप क्या देखिए, बाजार में क्या है, 10 लाख लोग हैं ना, 10 लाख तरीके हैं पैसे कमाने के। मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ कि मेरे लिए क्या काम करता है। मेरा दिमाग किधर शांत रहता है कि भाई मेरे को क्वालिटी दिखे ना तो आई एम इंटरेस्टेड। और आमतौर पर जो इन्वेस्टर्स जिन्हें तजुर्बा कम है, समय कम है, समझ कम है, फिर उन्हें कैसे पैसे बनाने हैं बाजार में? या तो वो खुद ही मेहनत कर लें, या फिर पैसे हमको दे दें। दूसरा तरीका ज़्यादा आसान लगता है, जो मैं भी करता हूँ। नहीं, वो तो आसान है क्योंकि हर आदमी का अपना प्रोफेशन है। आपको हम लोग को इंटेलिजेंस फुर्सत नहीं है, तो कंपनी वालों को देखेगा। सही बात। कोई कंपनी कंटिन्यूस खोज करते रहे ना, नया ट्रेंड देखते रहे। जैसे अभी आया तो मैं रुचि शर्मा को सुन रहा था 1 घंटे का, कि भाई नया ट्रेंड क्या क्या है, कोई एक आध ट्रेंड तो समझ में आ जाए जिसके बेसिस पे हम कुछ आइडिया बनाएं। तो ये क्या है कि मतलब ये कंटिन्यूस सर्च है। कहाँ से आपको क्लिक होगा? हाँ, कहाँ से क्लिक होगा। अच्छा, आप अलग ढंग से करेंगे ना, तो ही आगे आपको नया आइडिया मिलेगा। आइडिया नया खोजना जल्दी अर्ली स्टेज में या तो और अच्छा है, मैच्योर हो तो भी चलेगा, वो थोड़ा कम रिटर्न आएगा। लेकिन क्या है, आइडिया कंसेप्चुलाइज करना वो कहीं भी मिल सकता है आपको। आपको ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, कोई टेलीविज़न देख रहे हैं, कोई एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, कहीं समझ में आ जाए, कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं। मेरे को पुस्तकों से बहुत आइडिया मिला, पढ़ कर वाकई में। हाँ, एक दो पुस्तक पढ़ो तो कुछ ना कुछ आइडिया मिलता है। हाँ, ठीक बात है। तो 2 चीज़ें सबसे खास, पहला, अगर आपको कोई भी शेयर खरीदना तो उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, क्वालिटी कंपनी की, क्वालिटी मैनेजमेंट की। और दूसरा, ग्रोथ। अगर ये 2 फॉर्मूला आपने लगा दिए तो फिर उसके बाद आपको जितने लंबे समय तक रहेंगे उस कंपनी में उतना आपको रिटर्न मिलेगा। और बस ठीक है, बहुत सस्ता ना भी मिले तो कोई बात नहीं, बहुत महंगा ना खरीदें। अगर इतना फॉर्मूला लगा देंगे तो आपको हिंदुस्तान के बाजारों में वेल्थ बनाने से कोई रोक नहीं सकता। ये ज्ञान मिला है आज हमें रामदेव अग्रवाल साहब से। एक चीज़ और, जी सर। आप गलत हो गए जी, गलत भी हो सकते हो आप। यदि क्वालिटी सही है, मैं क्यों बोलता हूँ क्वालिटी जरूर है, यदि क्वालिटी है तो आपको एग्जिट है, आगे पीछे कभी न कभी हाँ, मौका मिलेगा। 10-20% नीचे बाहर निकल सकते हैं, जीरो नहीं होगा आपको पैसा। सही बात है। तो वो बहुत जरूरी है कि भाई आपको प्लान भी होना चाहिए कि भाई कुछ एक एग्जिट है। भाई गलती हो गया, गलती तो होने ही वाला है, वो भी पक्का है, गलती होगा तो भी आपको लाइफ सेफ है। सर बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को आज वाकई में इक्विटी गुरुकुल में आपसे बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। तो आज के इक्विटी गुरुकुल में इतना ही, मिलेंगे आपसे फिर से। नमस्कार। आइए अब सुन लेते हैं कि निवेशकों को निवेश करते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और किन से बचना चाहिए। क्या करें? शेयर की डिलीवरी, फंड ट्रांसफर में गड़बड़ी होने पर शिकायत जरूर करें। डीमेट या फिजिकल जिसमें ट्रेड करना है, ये ब्रोकर को जरूर बताएं। किसी भी मामले का निपटारा हो तो रीजनल इन्वेस्टर सर्विस सेंटर में शिकायत करें। क्या ना करें? गैर पंजीकृत ब्रोकर के साथ सौदा ना करें। शर्तें एवं नियम जानने के बाद ही कागजात जमा करें। अफवाहों और टिप्स के आधार पर ट्रेडिंग ना करें।